हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल आस्क मी पर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ which state that force between two charged particles is proportional to their magnitude and inversely square proportional to the distance between them। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है। जैसे कूलम्ब्स लॉ है वो हमें टू फोर्स के बारे में डिफाइन, दो जो चार्ज पार्टिकल है उनके बारे में हमें डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, तो जो कूलम्ब फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सों जो कूलम्ब फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा, और जो बीच की डिस्टेंस जो होगी उसके इन्वर्सली स्क्वायर होगा। ठीक है, तो और इसने लिखा है कि एंड डायरेक्शन अलोंग टू द लाइन शोइंग दैम, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस जो फोर्स की अलोंग द फोर्स है उसकी लाइन के ऊपर होगी। ठीक है, तो कूलम्ब्स फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। तो जो कूलम्ब्स होता है, कूलम्ब फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। ठीक है, जैसे अगर सेम चार्ज है, जैसे प्लस हो प्लस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। और चार्ज अगर अपोजिट चार्ज हैं, जैसे प्लस और माइनस हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स होगा, बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, अन्यथा सेम चार्ज है तो रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कूलम्ब फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं इसका कूलम्ब फोर्स में। सबसे पहले हमने दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 जो है, जो ये मूल बिंदु से यहाँ से ओ बिंदु ओ से R1 और R2 दूरी पर स्थित है। जो Q1 चार्ज है वो R1 और Q2 जो चार्ज है वो R2। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य फोर्स हमें निकालना है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो R2 है, ट्रायंगल लॉ से यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो R2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, R1 प्लस R से वेक्टर के। ठीक है, तो R वेक्टर यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से R1 वेक्टर का मान कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, ये ट्रायंगल लॉ हमने इसमें लगाया। और हम जानते हैं कि जो R उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 के R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम F प्रोपोर्शनल क्या कह सकते हैं, Q1 इंटू में Q2, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी है। इसी प्रकार जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो F है वो Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, और ये हमारी डायरेक्शन वेक्टर आर कैफ। ठीक है, एफ वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε, चूँकि जो के है उसका मान जो होता है वो 1/4πε के इक्वल होता है। ठीक है, Q1 अपॉन में Q2 इंटू में Q2 अपॉन में R², और ये आर कैफ, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से इक्वेशन थर्ड में हम आर कैफ का मान रख सकते हैं, और यहाँ से आर कैफ जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर होता है किसके, आर वेक्टर अपॉन में आर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर कैप का मान कितना रख दिया, आर वेक्टर अपॉन में आर, तो ये R² और R कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। और यहाँ से हम आर वेक्टर का मान जो हमने ऊपर यहाँ से निकाला है, आर वेक्टर का मान ये रहा। ठीक है, ये मान यहाँ पे रख देंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, F वेक्टर इक्वल टू Q1 इंटू में Q2 अपॉन में 4πε R2, आर कैप की जगह आर वेक्टर की जगह कितना रखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कूलम्ब फोर्स। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट चार्ज। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F वेक्टर अपॉन में Q0 यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट चार्ज है ये, यूनिट चार्ज है। ठीक, तो ये अपॉन में Q0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो किसके बराबर इक्वल हो जाएगी। भाई यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज की कोई डायरेक्शन होती नहीं होती, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, फोर्स की इक्वल हो जाएगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की इक्वल होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो अब हमें कुछ हमारे पास ये एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है Q0 और ये Q1 Q2 Q3 और Q4 से R1 R2 R3 R4 डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इस पर हम टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर जो Q0 है उस पर टोटल फोर्स डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, फोर्स चाहिए। तो टोटल फोर्स डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0। ठीक है, और नेट फोर्स हमें पता है सबसे, अभी हमने ये पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के मध्य r डिस्टेंस है तो उनका जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो यहाँ से हमें, और जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एक सभी फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे Q1 और Q0 के मध्य जो फोर्स लगेगा, Q2 और Q0 के मध्य जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये सारे फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F वेक्टर इक्वल हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट, जितने फोर्स अगर और हैं तो वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू हो जाएगा F1 का मान कितना हो जाएगा, के Q0 Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, ये पहले वाले के लिए हम Q1 के लिए निकाल रहे हैं। दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, के Q0 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और ये R2 कैप प्लस डॉट डॉट ऐसे 3 के लिए और 4 के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ फैक्टर यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, Q0 कॉमन आ जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, के का मान हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा Q1 R1 कैप अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस Q2 R2 कैप अपॉन में R2 का स्क्वायर Q3 R3 का स्क्वायर इंटू में R3 कैप। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे हमारे पास अगर R4 है तो R4 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स, टोटल फोर्स। इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, ये जाएगा हमारे पास एफ सदिश इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन समीसर ऑफ आई क्यू, कहाँ से वेरिएबल है 1 2 यहाँ से 4 तक है, तो ये क्यू आई अपॉन में आर आई कैप अपॉन में आर आई के आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब इस फोर्स से हम क्या निकालेंगे, इस फोर्स से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में Q0। इस एफ का मान अभी हमने निकाला है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे दिखा देंगे और जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीसर आई क्यू आई अपॉन इंटू में आर आई कैप अपॉन में R1 का आर आई का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में हम जैसे ये रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जमा अलग अलग निकाय के कारण, अलग अलग बॉडी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटी में लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे डेरिवेटिव आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस जेड अबो द मिड पॉइंट। ठीक है, जेड क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसमें हमसे पूछा है कि नंबर फर्स्ट बिटवीन टू इक्वल चार्ज ए डिस्टेंस डी, दो इक्वल चार्ज रखे गए हैं डी डिस्टेंस पे, पार्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट। पहले तो इक्वल चार्ज रखे जाते हैं, फिर अपोजिट चार्ज रखे जाते हैं ए डिस्टेंस डी पार्ट। ठीक है, तो दो यहाँ पे दो डेरिवेशन हमने इससे पूछ लिए कि एक में तो कह रहा है कि इक्वल चार्ज है, दूसरे में क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो दोनों तरह से हम देखने वाले हैं। और तीसरा हमसे पूछा है कि ऑफ ए स्ट्रेंथ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12, लेंथ कितनी है 12, दैट कैरियर ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है वो कितना है, लेमडा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी। दरअसल यहाँ पे हमें चार्ज ना देके क्या दे दिया, चार्ज डेंसिटी। तो हम करते हैं इसको भी और इन दोनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसमें देख रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P for
following charge configuration, ठीक है। और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वल चार्ज है उसके कारण हम देखते हैं। तो इक्वल चार्ज के कारण कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये 2 चार्ज है, ये प्लस क्यू और ये भी हमारे पास क्या है प्लस क्यू, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है कितनी, डी डिस्टेंस दे रखी है। और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जेड दूरी पर, जेड डिस्टेंस है और पर हमारा एक पॉइंट पी है। इस पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो काउंट करना है, ठीक है। तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञान डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इस क्यू चार्ज और इस क्यू चार्ज दोनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस क्यू के कारण प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किधर होगा, आउटसाइड। तो इसके कारण आउटसाइड होगा, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं F(E1) वेक्टर, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हमने कितना मान लिया, E1 वेक्टर। सेम इसी तरह ये जो क्यू चार्ज है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आउटसाइड, बाहर की ओर। इसको हमने कह दिया E2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। ये जो एंगल है वो हमें थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास जेड है और ये वाली कितनी होगी, D/2। ये इतनी हाफ हो गई ना, मिड पॉइंट है तो दोनों कितनी होगी, हाफ हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे Z² प्लस D²/4, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं E1 और E2। अब हमारे पास देखो हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली यहाँ पे। अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पे जहाँ पे भी मैं, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो जितने भी पैरेलल लाइन पे आप कितने भी एंगल खींचो वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है वो हमें चाहिए, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। E1 और E2 के कंपोनेंट करेंगे तो E1 और E2 का जो कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, E1 इधर थीटा है तो इधर कोस थीटा हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा E1 कोस थीटा और इस साइड हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। और इसका इधर हो जाएगा E2 कोस थीटा और इधर हो जाएगा इसका E2 साइन थीटा, ठीक है। इधर ये कोस हो जाएंगे और इधर साइन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं वी नो दैट कि ये जो कोस वाले जो कंपोनेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे E1 और E2 भी कितना है, सेम है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेंगे कितने, केवल E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये बचेंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो P पॉइंट पर हमें कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एट पी पॉइंट पी। और कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/K, क्या होता है, Q/में R², ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4πε0। K को हम ले सकते हैं 1/4πε0 और Q, R का मान यहाँ पे कितना है, देखो ये वाली डिस्टेंस है, हमें यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Z² प्लस D²/4, ठीक है। और ये जो सेम है वही E1 जितना आया है उतना ही क्या आएगा, E2 आएगा। तो ऐसे ही हम इस वाले प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो भी कितना आएगा, सेम आने वाला है। तो सेम आने वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट जो E1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा। और दोनों को ही मैंने किस के इक्वल कर दिया, किसी E' के या फिर E के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो और मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, किसी दूसरे E के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि जो कंपोनेंट है, ठीक है, और कौन से कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी कैंसल, ठीक है।
तो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट ये है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इसके अपोजिट है और दोनों ही क्या है E1 और E2 पे इक्वल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बट सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 sin थीटा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर sin थीटा, तो ये हमारे पास हो गया, इसको हम ई डैश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई डैश इक्वल टू 2E sin थीटा, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ये किसकी, ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे, तो ई वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये ई डैश वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2E, ई का मान ये रहा, अभी हमने निकाला, दोनों को इक्वल किया था हमने, ठीक है। तो ये वाला मान यहाँ पे रख दो, तो कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, और इंटू में साइन थीटा, और ये वाई डायरेक्शन में तो वाई कैप। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमने रख दी है, एक जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इस ट्रायंगल से जो साइन थीटा है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा ये जेड अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, जेड स्क्वायर अंडर में 1/4, ठीक है। तो ये साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इसमें हमें रखनी है, तो ये ई डैश वेक्टर कितना हो जाएगा 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल कर सकते हैं, तो ये के अपॉन में इंटू में हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू इस साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड अपॉन में अंडर रूट को हम क्या कह सकते हैं, हाफ पावर कह सकते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हमारा वाई कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो ये पावर हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा 2K जेड क्यू अपॉन में ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर अपॉन में 4, पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, और ये वाई कैप डायरेक्शन, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इसने हमें क्या किया, ये दोनों ऐड हो गए, और ऐड होने के बाद में ये 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, Q1 और Q2 के कारण हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, तो इसके हमने कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट हो जाएंगे E1 cos थीटा, इसके इधर हो जाएंगे E1 sin थीटा, ऐसे इसके E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, साइन cos थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और sin थीटा वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, और जैसे ऐड होंगे तो इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये वाई डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2E1 sin थीटा, E1 का मान E का मान यहाँ से हम रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट डायग्राम से निकाली, और डायग्राम से निकालने के बाद में इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया ई डैश वेक्टर 2K जेड क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2 वाई कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल गया जब चार्ज क्या हो, सेम हो, ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो भी इतना ही आएगा, ठीक है, अगर चार्ज सेम हो तो इतना आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया है। अब हम इसी में दूसरा जो है हमारे पास सेकेंड हमसे पूछा है कि अगर जो चार्ज है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, जैसे प्लस की और माइनस की हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण कितना आएगा, तो उसको हमें इस बार माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू, अनइक्वल चार्ज है, तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस वही हमें डी दे रखी है, तो इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो ये हो गया हमारे पास D/2, ये भी हमारे पास D/2, ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इस बार अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन होती आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी इनसाइड, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, और ये हो जाएगी हमारे पास E1 वेक्टर। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसी होगी, आउटसाइड, ये आउटसाइड E2,
ठीक है। और ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, क्यों, अभी ये मैंने पीछे बताया था कि ये थीटा है, तो ऐसे एंगल अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल जितने भी खींचे जाएंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनेंगे, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये हमें चाहिए नहीं, इस बार हम एक ही एंगल चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला भी, ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो गया, थीटा, क्योंकि ये जेड की आकृति बन रही है और इसमें ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा या फिर। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पहले की तरह जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4, ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट हम निकाल लेते हैं। इस बार E1 और E2 के हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि देखो E1 के जब कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा कोस वेक्टर, तो ये हो जाएगा E1 वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, सिंपल है, जिधर थीटा होगा उधर ही क्या होगा, कोस का कंपोनेंट आएगा, तो थीटा इधर है तो कोस इधर आएगा। ठीक है, और जो साइन है वो इसके अपोजिट में, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम इसकी कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा इधर E2 कोस थीटा, और इधर आएगा इसका E2, इधर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इस बार देखो क्या हो रहा है, पहले वाले केस में हमारे पास जो साइन कंपोनेंट है वो जुड़ रहे थे, ऐड हो रहे थे, और इस बार हमारे पास जो साइन है वो कैंसिल हो रहा है और ऐड कौन हो रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में और ये सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सेम वैसे ही जो E है वो किसके इक्वल है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 तो क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो E1 है और E2 है वो इसका मान कितना है, दोनों इक्वल है, और इनका मान कितना है, अभी मैंने पहले निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 ये। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2, इसको हम ई डैश के बराबर कर देते हैं, किसी ई डैश के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ई डैश कोस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास 2 ई डैश का मान ये रहा, इसमें रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, इस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें इस ट्रायंगल से निकालनी पड़ेगी, तो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा चूँकि यहाँ पे लगा सकते हो आप, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, बेस अपॉन में, बेस कितना है रूट सॉरी D/2, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस जेड स्क्वायर अपॉन में प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इस कोस की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, इसको हम के लिख सकते हैं के क्यू, और नीचे देखो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर डी स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगी, और कोस की वैल्यू हम रखेंगे D/2, और साथ में गुणा में है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 की पावर 1/2, अंडररूट है, इसका मतलब कितनी है, 1/2। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख के इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा के क्यू डी इंटू में, साथ में इनको दोनों को ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद में ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 की पावर 3/2। अब इस बार इसकी डायरेक्शन है वो किधर है, देखो इस बार डायरेक्शन लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये हमारे पास टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है, ये वाला एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस और ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इधर आता तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव एक्सिस में, इधर है तो नेगेटिव एक्सिस, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, माइनस का एक्स आई कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है जब चार्ज क्या हो, अपोजिट चार्ज। और इसी में हमसे जो तीसरा जो डेरिवेशन है वो पूछ रखा है कि जो तीसरे डेरिवेशन में हमसे क्या पूछ रखा है, तो थर्ड जो डेरिवेशन है सेकंड, जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सेकंड है इसमें हमने 2 किए हैं, एक तो इक्वल चार्ज के और एक अपोजिट चार्ज के, और ये जो सेकंड है वो हम कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं कि देखिए इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फिनिटी लाइन। ठीक है, अब एक इन्फिनिटी, इसका डायरेक्शन, इसका जो डायग्राम है वो हम बनाते हैं, तो हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन है। ठीक है, और जिसकी जो डिस्टेंस है, जिसकी केवल 12 डिस्टेंस पे, जिसकी डिस्टेंस कितनी है
12 जित हमें इसकी 12 डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, कितनी लेनी है 12। इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट है और इसके जेड डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमें इस लाइन के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस लाइन पे हमें चार्ज नहीं दे रखा, अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम यहाँ पे Q1 और Q2 रख लेते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। इस ये वाले जो लाइन है इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, लेमडा हमें दे रखी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन है, लेकिन इसका एक केवल 12 पार्ट है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है एट ए पॉइंट पी, जिसका मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, एक पार्ट लेते हैं जिस पर चार्ज मानते हैं हम कितना है। अगर इस पर टोटल चार्ज Q है तो ये हो जाएगा dQ, और सेम ऐसे इस पर कितना हो जाएगा dQ, ठीक है। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा dQ। मैंने छोटा सा पार्ट मान लिया और छोटे से पार्ट पर चार्ज कितना हो जाएगा dQ, इसका डेरिवेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो किधर होगा, बाहर की ओर, आउटसाइड, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो इसको हमने क्या दिया, DQ के कारण DE वेक्टर। और सेम ऐसा ही इसके कारण हो जाएगा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउट साइड बाहर की ओर, ये हो जाएगा DE वेक्टर। ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो अभी जब हमने पहला डेरिवेशन किया था वैसे ही ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इसका डायरेक्शन है, इधर हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर कितना आएगा, DE कोस थीटा, और इधर आएगा DE साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इधर इसका कंपोनेंट आएगा DE कोस थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा, ठीक है। और इस बार क्या हो जाएंगे, DE कोस थीटा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल क्या बचेंगे, DE साइन थीटा। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, इस डी का मान कितना हो जाएगा, इस डी के कारण हमारे पास देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, और लेमडा हम जानते हैं कि लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और इसका मान कितना हो जाएगा, DQ अपॉन में DL, DQ अपॉन में DL, ठीक है, DQ अपॉन में DL। लेमडा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे DQ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से DQ का मान हो जाएगा लेमडा इंटू में DL। ये बात समझ में आ गई होगी, ये पीछे का पॉइंट है, तो लेमडा इक्वल DQ अपॉन में DL, और यहाँ से DQ इक्वल हो जाएगा लेमडा इंटू में DL, ठीक है। इस D का मान कितना हो जाएगा, इस D का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना चार्ज कितना है DQ, तो ये DQ चार्ज अपॉन में R, डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस हो, इस बार ये वाली L हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, Z² प्लस L², तो इसका स्क्वायर करोगे तो Z² प्लस L² हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से DQ का मान, ये वाला मान हम ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में DQ की जगह रखेंगे लेमडा DL 1/R Z² प्लस L², ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, यहाँ से हमारे पास D का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल ड्यू टू ऑन ए इन्फिनाइट लाइन, ठीक है, ये फाइनाइट लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2DE, कौन सा कंपोनेंट बचा है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इसमें D का मान यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है 2DE साइन थीटा, और यहाँ पे 2D का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ऊपर जो हमने इक्वेशन फर्स्ट देखी थी उसका मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा DL अपॉन में L² प्लस Z², और साथ में है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू हमने पहले डेरिवेशन में निकाली थी, कितनी आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा DL L² प्लस Z² इंटू में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Z परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना, L² प्लस Z², ये आ गई, ठीक है। इसको हम अगर इसका हम
ये 2 हमारे पास है और इसको हम यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डी एल अपॉन में जेड इंटू में जेड भी है और साथ में है एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल भाई ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो एक डीएल के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? डीएल के कारण। इसकी जो हमने यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे जो चार्ज लिया था वो डी क्यू लिया था, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास डी एल है और इसकी भी कितनी है? डी एल। इस जो एल लेंथ थी उसमें से हमने डी एल का एक टुकड़ा काटा है, एक यहाँ पे भी एक डी एल का टुकड़ा लिया जिसपे चार्ज कितना है? डी क्यू। यहाँ पे भी कितना है? डी क्यू। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक 12 लेंथ के कारण आ जाएगा। ठीक है, 12 लेंथ के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से एल तक होगी। ठीक है, और तो 0 से एल हो जाएगी। ठीक है, क्यों 0 से एल? यहाँ पे देखो, वहाँ पे ये हो जाएगी 0 टू एल। ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है? एल ही तो है, तो यहाँ से 0 से एल, फिर ये 0 से एल हो जाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ बातें हैं वो लिख सकते हैं कि जेड अपॉन में एल, डायग्राम में देखना किसकी इक्वल है? टेन थीटा की इक्वल है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में अपोटेनियस, सॉरी बेस, इस किसकी हो जाएगा? टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एल है वो किसके बराबर हो जाएगा? जेड इंटू में कोट थीटा। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसको उल्टा किया है, 1 जो टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के उल्टा बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेशन करूँ तो ये हो जाएगा डी एल और ये हो जाएगा हमारे पास डी एल, इसको एल लिख सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस कोट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोट का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? कोट का डेरिवेशन हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें हम रखेंगे और इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये वाली जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद हमारे पास देखो 2 लेमडा, ये जेड, ये तो हमारे 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या बचेगा? 2 लेमडा जेड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ये बाहर आ गए। लिमिट है वो इंटीग्रेशन की 2 से एल है, ऊपर बचा हमारे पास डी एल। ठीक है, इस डी एल का मान हम ये रखेंगे तो ये थीटा में, और ये हमारे पास कितना बचा है? एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस डी एल की जगह ये रख देंगे और जो जेड अपॉन एल है, अगर कहीं पे जेड अपॉन एल बनता है तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे? टेन थीटा रख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखो ये रखते हैं, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 लेमडा डी एल की वैल्यू कितनी रखोगे? जेड माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, तो ये 0 से एल लिमिट हमारे पास है, ये रखोगे माइनस का जेड, साथ में है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डी एल का मान रखा है, केवल डी एल का मान रखा है। ठीक है, तो ये डी एल का मान हमने यहाँ पे रख दिया है। नीचे क्या बना बचा हमारे पास? एल स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें भी हमें एल स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान रखते हैं। एल स्क्वायर की जगह अभी एल का मान निकाला था ना हमने, तो एल स्क्वायर की जगह कितना रखना है हमें? एल स्क्वायर की जगह रखना है जेड इंटू में कोट स्क्वायर। जहाँ पे भी एल आपको दिखाई देता है वहाँ पे कितना रखना है? जहाँ पे भी एल आपको दिखाई देता है वहाँ पे जेड इंटू में कोट थीटा रखना है। ठीक है, जेड इंटू में कोट थीटा पे रखोगे तो ये वाला मान है जो कितना हो जाएगा? देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचा है ये जेड और एक जेड पहले से था, 4 पाई एप्सिलॉन ये बचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 0 से एल, और ये वाली वैल्यू तो हमने इसको रख दी है, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू में डी थीटा अपॉन में देखो एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे? जेड इंटू में कोट थीटा। एल स्क्वायर की जगह रखेंगे जेड इंटू में कोट थीटा, तो ये जेड इंटू में कोट थीटा रखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर
कोट स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये जो बचेगा वो बचेगा 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे जेड बचेगा, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 12 के ये जेड स्क्वायर 3/2 है, ये पावर कितनी है, ये पावर हमारे पास 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 है तो ये 12 की कितना बचेगा, जेड की पावर 3 बचेगा, जेड की पावर 3 बचेगा तो जेड स्क्वायर, ये नीचे जेड बचेगा हमारे पास 0 से एल, और ये हमारे पास ऊपर बचेगा साइन थीटा, ये सारा कैंसिल होकर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, ठीक है, माइनस का कोस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटीग्रेशन हम कर देंगे, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट यहाँ से कहाँ तक है, 0 से एल। इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन में जेड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, के लिख दिया, एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 0 से एल। तो ई इक्वल टू हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन में जेड इंटू में एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला मान हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।